Hello student and welcome to the 39th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. Actually हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नेम इज़ कॉल्ड ट्रायंगल एंड एक्चुअली मेरा एक पेन हाँ मिल गया. यस. देखिए चैप्टर नेम जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमने जो थियोरेटिकल था जी ये ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट कब होते हैं. बेसिकली हमारा ये चैप्टर इस चीज़ से डील करेगा कि टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल राइट. और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जो भी कंडीशंस होती हैं ऐसे 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 रारेज एस ठीक है एस वो सारी कंडीशन हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली है. उसको मैंने समझा भी दिया है कि उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली सारा खेल ही ऑर्डर का है कि अगर आपको ऑर्डर लिखना आता है तो आपसे इजीली ट्रायंगल्स के कोई से भी क्वेश्चन हो जाएंगे. और अगर आपको ऑर्डर ही लिखना नहीं आता है स्टूडेंट तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी. इसलिए सबसे पहले काम तो यही है कि आप पहले कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर लिखना सीखें है ना. ऑर्डर लिखेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कवर अप कर लिया था एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस से भी कवर अप कर लिया था. और एक क्वेश्चन भी देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं वो भी हमने कवर अप कर लिया था. तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि वो पास्ट के लेक्चर जाके आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे उनको वीकनेस आ रही है, कौन सा पार्ट उनको समझ में कम आ रहा है और फिर मुझे कांटेक्ट करें. तो बेस्ड ऑन डैट कि हम उस पर फिर कवर अप कर लेंगे. ओके तो ये सभी समझ में आनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट हम आज की क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रायंगल्स की हम देखेंगे है ना. ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज हमारे मतलब एनसीईआरटी की है या फिर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी. और ये थ्योरम भी हैं तो इन थ्योरम्स को भी आपको एज इट इज़ याद रखना है ना. ये प्रॉपर्टीज़ तो क्या है थ्योरम ही समझिए. तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. इससे पहले जो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि एक बार पिक्चर दिमाग में क्लियर रहे. ये वो क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम किया था और ऑर्डर ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करते हुए किया था है ना. इससे पहले ये सब हमने ऑर्डर कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस है वो सारी चीज़ें देखी थी. तो नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेल सब प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल. सिंपल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी दो साइड इक्वल है. सपोज कर रहे हैं जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया लाइक दिस ठीक है. अब मैंने बोला कि इसकी एक साइड ये वाली इक्वल है और एक ये साइड यह इक्वल है. यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है. बात समझ रहे. अगर ऐसा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है यानी इस साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, इस साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये वाला एंगल बनेगा. और इस साइड का इस पर्टिकुलर साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं. बात समझ रहे हैं. यही कहानी है. यानी इफ ए ट्रायंगल हैज़ टू इक्वल साइड्स देन इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल को अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. और उनके अपोजिट एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल साइड्स वाले वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होंगे. ठीक है ना. जैसे कि अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दो एंगल इक्वल होंगे. बात समझ रहे हैं. और इसका उल्टा भी यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है. यानी अगर सपोज करो एक ट्रायंगल है और उसके हमें एंगल्स इक्वल लिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रायंगल है और कहा हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. सपोज करो ये भी 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री ईच है. तो इनकी साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी. यानी ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. यानी अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे. और इसी तरह अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी. ये इनके पीछे का कंसेप्ट है, ये इनके पीछे की कहानी है स्टूडेंट. ये आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. सॉरी. तो ये दो थ्योरम तो आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है. इस पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे तो काम भी आते हैं. अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है डेट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्रायंगल. ये स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी रिक्वायर्ड है. यानी ठीक है कंसेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर जितना हमें रिक्वायर्ड है 9 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ठीक है, वो तो ईजी है. ठीक है ना. देखो क्या है इनइक्वालिटीज़ वो समझते हैं. सपोज करो एक ट्रायंगल ए बी सी है. ठीक है. इसमें कितनी साइड्स होती हैं समझ में आता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. यानी किसी भी दुनिया के कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी टाइप का हो, राइट एंगल हो, एक्यूट हो, एब्ट्यूज हो, उन सारे ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है
3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी डील कैसे करती है, जैसे कि अगर अपन बोलें कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ बेसिकली आपको डील ये कराती है कि उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन आता है और उन तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन आता है, ये आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताती है। तो पहला जो रिलेशन है अपन साइड्स के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो साइड्स के बारे में जो इनइक्वालिटी कहती है कि किसी भी, है ना, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ। बस ये चीज़ है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, ये सबसे पहली मतलब इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। तो अगर इसको अगर अपन फिगर इट आउट करें तो ये क्या है, जैसे कि अगर अपन ए बी और ए सी को ऐड करें, है ना, जैसे ए बी है 5 सेंटीमीटर और ए सी है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना आ रहा है, 11 सेंटीमीटर। यानी ये जो तीसरी साइड है बी सी, ये 11 सेंटीमीटर से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं अगर ज़्यादा हुई। यानी ए बी प्लस ए सी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन बी सी। बात समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो साइड है ये हमेशा हमेशा 11 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी इसका सम बीसी से हमेशा बड़ा आएगा। ये पहले चीज़ है, ये समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, लेकिन सबसे पहला काम तो है कि इसी को समझा जाए अपन, ठीक है। यानी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसी चीज़ को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई और दो साइड ले ली, यानी ए बी और बी सी ले ली, तो ए बी और बी सी का सम जो है वो ए सी से बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं, ए बी और बी सी का सम वो ए सी से बड़ा होगा। और लास्ट में अगर आप कोई और दो साइड ले लें, यानी जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो बना रहे हैं हम, है ना, जैसे ए सी और बी सी का सम, यानी ए सी प्लस बी सी का सम, ये किससे बड़ा होगा, ये ए बी से बड़ा होगा तीसरी साइड। तो ये कहलाती है सम इनइक्वालिटीज़, ठीक है। जितना ये आप याद रखो कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो ये केसेस है कि द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पहली थ्योरम 3 है, पर मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इस चीज़ को समझने के बाद अगर ये चीज़ समझ में आती है किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ जाए तो मुझे प्लीज़ नोटिफाई करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि ट्रायंगल्स की साइड्स और एक एंगल में भी रिलेशन होता है इनइक्वालिटी के बेस में, साइड्स और एंगल के बीच में भी। जैसे कि सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, और इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास इस ए वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, इस ए वर्टिसेस के अपोजिट वाली साइड हमारे पास सपोज करो स्मॉल ए है, ये बी ए वर्टिसेस के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, और सी वर्टिसेस के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल सी कहा है। यानी ए बी को हमने क्या कहा है, ए बी को हमने बोला है स्मॉल ए, बी सी को सॉरी ए बी को हमने बोला है स्मॉल सी, है ना। इसको याद रखने का तरीका ये है कि सी वर्टिसेस के अपोजिट साइड को स्मॉल सी, बी वर्टिसेस के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, एंड ए वर्टिसेस के अपोजिट साइड को स्मॉल ए। ए बी की जो साइड इसको स्मॉल सी, बी सी आपका कितना हो जाएगा फिर स्मॉल ए, और ए सी हो जाएगा स्मॉल बी। ये तो कहलाएंगी साइड्स, क्या कहलाएंगी, साइड्स, ठीक है। और जो कैपिटल में लिखा जाएगा वो कहलाएगा एंगल, ठीक है। एंगल कैसे बोलेंगे कि एंगल ए को अपन बोलेंगे कैपिटल ए ही, ठीक है ना। कई बार एंगल ए को कैपिटल ए ही लिखा जाता है, एंगल बी को कैपिटल बी लिखा जाएगा, और एंगल सी को कैपिटल सी। यानी अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो साइड की डायमेंशन को शो कर रहा है, और अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो साइड के एंगल को शो कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी ट्रायंगल के एंगल को शो कर रहा है। अब होता क्या है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो कोई एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है, फॉर एग्जांपल एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। चलो एंगल का सिंबल ही बना लेते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंगल ए अगर एंगल बी से बड़ा है तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है और एंगल बी की जो अपोजिट साइड है उसमें भी एक इनइक्वालिटी आएगी। यानी ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ दिस इज है देयर एंड देन दैट विल हैपन। तो अगर, यानी अगर इफ के साथ मैं बोल रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, इफ के साथ बोल रहा हूँ कि अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है,
ठीक है ना, ये वाला एंगल एंगल बी से बड़ा है, तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए है, और एंगल बी की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, स्मॉल बी है, वो भी बड़ी हो जाएगी, उनके बीच में भी यही रिलेशन आएगा। बात समझ रहे हैं? तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी साइड क्या है, बी सी, और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, वो ए सी, ये रिलेशन आएगा। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मैंने बोला कि एंगल सी जो है एंगल ए से बड़ा है, सपोज करो एंगल सी जो है एंगल ए से बड़ा है, तो एंगल सी जो है उसके अपोजिट साइड कौन सी, स्मॉल सी, और एंगल ए जो है उसके अपोजिट साइड कौन सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, तो ये रिलेशन आएगा। अब छोटे बड़े में भी यही काम करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो कि मैं कह रहा हूँ कि एंगल बी जो है एंगल सी से छोटा है, सपोज करो, तो बी के अपोजिट साइड छोटी हो जाएगी, बी के अपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल सी, ये रिलेशन आ जाएगा। यानी अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, अगर एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट साइड छोटी होगी। लेकिन जिन दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ उन्हीं दो एंगल्स के अपोजिट साइड्स के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, बाकी दोनों साइड, बाकी कोई और तीसरी साइड से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? यही ये पार्ट है थ्योरम 1, ये कह रही है कि इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी लार्जर। यानी जो साइड लार्जर एंगल के अपोजिट है वो सबसे बड़ी साइड होगी। बात समझ रहे हैं? यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छा आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा इसमें अपने को अगर नहीं समझ में आए तो बोलिएगा कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, सपोज करो, और मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें रिलेशन ये है, एंगल 3 सबसे बड़ा है, एंगल 2 सबसे बड़ा छोटा, एंगल 2 उसके बाद है, और एंगल 1 सबसे छोटा है। बात समझ रहे हैं? और इनके जो साइड्स हैं इनके बीच के अपोजिट, एंगल 3 के अपोजिट ये है और ये है। ठीक है, तो अब क्या रिलेशन होगा, रिलेशन यानी साइड्स कौन सी बड़ी होंगी, तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। बात समझ रहे हैं? द लार्जेस्ट एंगल विल बी अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा, एंगल 3 है यहाँ के हिसाब से, ठीक है। एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, एक्स, तो एक्स सबसे बड़ी साइड आ जाएगी। उसके बाद देखिए एंगल 2 उसके बाद बड़ा है, तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, जेड, तो उसके बाद क्या आ जाएगी, जेड। और उसके बाद देखिए एंगल 1 सबसे छोटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी जो 1 के अपोजिट होगी, यानी वाई। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यानी एंगल सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी, उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी, और एंगल सबसे छोटा तो उसके अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यही थ्योरम कह रहा है यहाँ पे। थ्योरम कहाँ गई, ये रही थ्योरम। तो थ्योरम ये कह रही है ठीक है, थ्योरम ये कह रही है कि इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द अपोजिट एंगल टू द लॉन्गर साइड विल बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंगल होगा। लॉन्गर साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जर एंगल, यानी जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और इसी तरह अपोजिट क्या है कि अगर सबसे बड़ा एंगल आपको गिवन है तो उसके अपोजिट साइड जो होगी, है ना, सॉरी सबसे ये समझ लो कि कन्वर्स है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, कन्वर्स। जैसे कि सपोज करो एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं अपन, ये मैंने सपोज करो एक ट्रायंगल बनाया, राइट। अब मैंने बोला स्टूडेंट को कि ये हमारे पास एक साइड है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने आपको रिलेशन दे दिया कि बी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, और एंगल्स मैंने बोल दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि इस बार मैंने बोला कि साइड सबसे बड़ी है, साइड सबसे बड़ी कौन सी है, एंगल बी। तो सबसे बड़ी साइड के साइड कौन सी बड़ी है, बी, सबसे बड़ी साइड जो है बी, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो कौन सा है, 2, वो सबसे बड़ा होगा, यानी एंगल 2 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन सी बड़ी साइड है, ए, तो एंगल ए, ये सॉरी उसके बाद कौन सी साइड है, ए साइड के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल थी, ये इसके बाद बड़ा होगा। और सबसे छोटी साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, वो सी है, सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, 1, तो सबसे छोटा एंगल ये होगा। ये रिलेशन बनेगा इनके बीच में। बात समझ रहे हैं? तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए, ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर ये क्लियर है, समझ में आता है तो वेल एंड गुड है,
नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें। तो ये 3 थ्योरम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटा एंगल उसके अपोजिट साइड सबसे छोटी, इसी तरह सबसे बड़ी साइड उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा, सबसे छोटी साइड उसका अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा। जैसे कि अगर मैंने बोला, मैंने आपको एक रिलेशन दिया, सपोज करो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इज दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो आप मुझे बताओ कि ये मैंने क्वेश्चन पूछा इज दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, यानी ये ट्रायंगल अगर अपन बनाना चाहे तो क्या बन सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो तो अपने को ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पता चलेगा। तो आप करें कोई भी दो साइड से हमका सम को ऐड करें, जैसे 5 और 7 को ऐड किया, तो 5 और 7 को ऐड किया तो कितना आ रहा है 12, वो 3 से बड़ा आना चाहिए, तो आ रहा है क्या, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। इसी तरह 7 और 3 को ऐड करें तो 7 + 3 कितना आ रहा है 10, वो 5 से बड़ा है क्या, ये भी ट्रू है। अब मैंने बोला कि 5 और 3 को ऐड करें, जैसे ही आपने बोला कि सर 5 और 3, अच्छा तो 5 और 3 कितना आ रहा है 8, वो भी 7 से बड़ा है क्या, हाँ 7 से बड़ा है, तो ये भी क्या है, नहीं 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 नहीं, 5 और 3 7 से बड़ा नहीं है, 5 और 3 तो क्या होता है 8, और 8 7 से बड़ा होता है क्या, हाँ होता है ना, 8 से 7 से बड़ा होता, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इस दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, यस ये पॉसिबल है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक और अपन एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सपोज करो कि ये है 5, ये है 2 और ये है सपोज करो 9। तो अब देखते हैं 5 + 9 कितना होता है 14, 14 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसी तरह 9 + 2 कितना होता है 11, 11 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है ना। और इसी तरह लास्ट में देखिए 5 + 2 कितना होता है 7, 7 9 से बड़ा होता है क्या, नहीं ये नहीं बड़ा, ये फॉल्स हो रहा है। तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल पॉसिबल हो गया क्या, नॉट पॉसिबल, दिस ट्रायंगल इज नॉट फिजिबल, ये बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का सारा खेल है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब आ जाते हैं एक लास्ट, चलो ये एग्जांपल देख लो एक बार, स्टेट वेदर इनइक्वालिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑफ दिस ट्रायंगल और नॉट। तो 7 + 8 15 यहाँ पे बड़ा है, तो ये तो ठीक है, 7 + 8 15 होता है, तो ये 9 से बड़ा आ रहा है, ये वैलिड है। 8 + 9 भी कितना होता है 16 होता है, 17 होता है सॉरी, तो ये भी 7 से बड़ा आ रहा है। और इसी तरह और क्या बच रहा है, 7 + 8 कर लिया, 8 + 9 के लिए 7 + 9, तो 7 + 9 भी 8 से बड़ा होता है, तो यस इट इज़ वैलिड, ठीक है ना। तो तीनों साइड में कोई भी दो साइड का सम करो तो तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तो वो वैलिड है। तो इस तरह से देखो ये एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई है। अब एनसीईआरटी की लास्ट कंसेप्ट था ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ के बेस्ड में, जो हमने कवर अप कर लिया है। तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि अब हमें कोई भी चीज़ अभी क्लियर मतलब ऐसी नहीं होगी जो डिफ़िकल्ट होगी। हमने ट्रायंगल्स का ईच एंड एवरी कंसेप्ट लिया है और ट्राई किया है कि उसको डिटेल में कवर अप करें। अब एक लास्ट चीज़ मुझे पढ़ानी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी, जैसे एग्जाम्पल में मिल जाएगा, आर.डी. शर्मा के अंदर मिल जाएगा। तो वो क्योंकि कुछ बुक्स बच्चे पढ़ते हैं उन बुक्स को, तो इसलिए मैं वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप स्कूल एग्जाम्स के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं, मार्क माय वर्ड। बाकी अगर आप समझना चाहें तो वेल एंड गुड है, हर चीज़ फ़ायदा ही करती है। जैसे कि सपोज़ करो मैंने ट्रायंगल ABC बनाया, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये मैंने आपको बात समझा दी थी, आपने समझ ली थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना, AB - AC। अब ये AB - AC का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लो अगर ये नेगेटिव भी आती है ना, जैसे कि सपोज करो AB की वैल्यू है 5 और 7, AC की वैल्यू है 7, तो 5 - 7 करोगे तो कितना आता है -2, 5 - 7 कितना होता है -2। लेकिन अगर इसका मॉडुलस लगा दें, इसको बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इसकी नेगेटिविटी गायब कर देगा, यानी प्योर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइड का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो AB - AC का मॉडुलस तीसरी साइड से छोटा होगा, डेट इज BC से छोटा होगा, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसी तरह AB, दो और साइड ले लो, AB और AC ले लो, तो AB और BC ले लो, तो AB - BC का डिफरेंस किससे छोटा होगा, तीसरी साइड से छोटा होगा। इसी तरह BC और AC ले लो, तो BC - AC का मॉडुलस किससे छोटा होगा, AB से छोटा होगा। तो ये एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होती है
जो कि आपके हायर ग्रेड्स में बहुत अच्छे से काम आती है, यानी क्लास 11 12 में तो बहुत ज़्यादा इनका रोल है। तो ये आप अच्छे से समझिए कि ए बी माइनस ए सी, मतलब ए बी माइनस ए सी जो होता है वो बी सी से छोटा होता है, और ए बी माइनस बी सी जो होता है वो ए सी से छोटा होता है, और बी सी माइनस ए सी जो होता है वो ए बी से छोटा होता है। ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है, यानी कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, इसी तरह कोई भी दो साइड का डिफरेंस वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, सॉरी, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। आराम से पॉज करो, रिवाइंड करके सुनो, पॉज करो, रिवाइंड करके सुनो, टिल द टाइम यू गेट इट। फिर भी नहीं आता है, कॉल मी। फिर भी नहीं आता है तो जूम पे बुलाओ, लेकिन इनको अच्छे से समझो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो डिसकम्प्लीटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर थ्योरी कंप्लीटली हमने कवर अप कर लिया है। कुछ इस चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि स्किप हो गई है, या मैंने पढ़ाने में नहीं आई है, या मैं भूल गया हूँ पढ़ाने के लिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो मैंने पढ़ाई तो है लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि सर इस ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स यू कैन शेयर मी ऑन व्हाट्सएप, और हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज़ अ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी हमेशा आपको बता रखी है, मैंने आपको समझा रखी है। स्ट्रेटेजी यही है कि यू ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट द एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लें, जैसे कि एनसीईआरटी के एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो डेली किया करें। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा, आपकी कमांड अच्छे से आएगी मैथमेटिक्स में। इतना तो पढ़ना ही बनता है ना यार, इतना टाइम मिल रहा है हमें पढ़ने के लिए, उतना तो पढ़ना बनता है। तो आप ऐसा करें कि एक्सरसाइज खोलिए आपने, उसके 2-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट के लिए ट्राई किए, एक भी नहीं आया चलो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करो, पहले खुद से मेहनत तो करो, और फिर नहीं आया तो मेरा सॉल्यूशन देखने के लिए तो हमेशा रेडी हो, है ना। मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो जूम पे क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि जब भी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसमें ये क्या करें कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैं स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन पुट करूँ, है ना, जैसे कि एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी है ये वाली, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी खत्म हुई, फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करी। अब जैसे कि मैंने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 पुट ऑन किया स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है स्क्रीन पे, और मैं कह रहा हूँ कि अब चलो स्टार्ट सॉल्विंग, तुम जैसे मैं ये बोलता हूँ तो आपको वीडियो को पॉज कर देना है। ठीक है, भले ही आपने क्वेश्चन ही कर रखा हो अलग से स्कूल में या खुद से, या ड्यूरिंग जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था तभी आपने सॉल्व कर लिया हो, कभी भी कर रखा हो, लेकिन वीडियो लेक्चर में जब ये क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए कम से कम पॉज कर दें, और उसके बाद यह क्वेश्चन फिर से एक बार ट्राई करें। जो पहला बार कर रहे हैं वो तो करेंगे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले कर चुके हैं वो भी एक बार अटैम्प्ट दें। ठीक है ना, पढ़ें अच्छे से और सोचें क्या ये क्वेश्चन मुझे आता है, और अगर आता है तो इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा प्ले करें वीडियो, और वीडियो प्ले करने के बाद फिर चेक करें कि जो मैंने किया है और आपने किया है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपने मिस आउट कर दी थी मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई है मेरे को मैंने बोला कि वो ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों से फिर सीखने को मिलता है, फिर हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, अच्छे से हम फिर मेहनत करके आगे पढ़ पाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 of the NCERT. In the first question itself you can notice that it is a quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल में एक बीच में एक डायगोनल बना दो तो क्या बन जाता है, 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड AC इज इक्वल्स टू AD, तो हमारे पास एक साइड है, देखिए ये वाली साइड जो है AC कहला रही है, और ये वाली साइड AD कहला रही है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, देखिए ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, एक तो यह ABC, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। आप बहुत आराम से नोटिस करें कि जो AC है और AD है, यानी ये वाली साइड AC और ये वाली साइड AD, ये इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है इक्वल, है ना। तो अपन लिख लेते हैं कि AC इज इक्वल्स टू AD, डेट इज गिवन। ठीक है, अब उसके बाद एक और लाइन गिवन है कि AB साइड बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी ये जो साइड है ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रही है, बात समझ रहे हैं, यानी एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये लाइन अगर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और दोनों साइड में एक साइड कॉमन है, यानी AB और AB कॉमन है, तो AB और AB को हमने लिख लिया कॉमन। बात समझ में आ रही है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। तो किसी ना किसी एक कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है, देखिए ये एस, ये ए और ये फिर एस, यानी साइड एंगल साइड, तो ये दोनों साइड ट्रायंगल के अंदर हमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में हेल्प कर रही है। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसे लिखना होगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो बीसी एंड बीडी आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो बीसी ये रहा और उसी तरह से बीडी भी ये रहा, तो यस बीसी एंड बीडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं सीपीसीटी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, किसी किसी स्कूल में इस कॉन्ग्रुएंट की जगह क्या लिखा जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं वो भी लिख देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग। तो वैसे तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे हमेशा, लेकिन इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। वैसे तो आप बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा करेक्ट वर्ड है, ये वाला ज्यादा करेक्ट वर्ड है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो पार्ट्स बोल दो इसको, है ना। तो किससे हो रहा है कि देखो बीसी और बीडी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आ रहा है ना। बीसी ट्रायंगल एबीसी का एक पार्ट है, लास्ट के दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आया है, और इसी तरह बीडी भी लास्ट के दो वर्टिसेस ज्वाइन करने से आया है। तो बीसी और बीडी इक्वल क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी का था, वो हमने कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है फिर आपके फिगर के सामने, तो आप पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी एंड इक्वल्स टू बीसी। तो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल है, तो इस दो क्वाड्रिलेटरल में जो दो ट्रायंगल आ रहे हैं, मैं इसको सेपरेट करके बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल हो गया है। जो भी ट्रायंगल बन रहा है मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और ये और एक सेकंड यार, ये मुझे लगता है कि सही बनेगा नहीं, तो अपन इसको इधर बनाते हैं। हाँ अब सही है। फिर भी अगर इतना बढ़िया ना बने तो कोई बात नहीं है ना, आई एम एक्सक्यूज। देखिए ये दो मैंने ट्रायंगल को अलग कर दिया। कौन से ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है बी ए डी, एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो बी ए डी, तो ये रहा हमने बनाया बी ए डी, ठीक है। और एक ट्रायंगल है बी ए सी, तो बी ए डी हो गया है, और ये रहा बी ए सी, बी ए सी अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ट्रायंगल्स को हमने अलग अलग कर दिया है। तो एक ट्रायंगल हो गया बी ए डी और एक ट्रायंगल हो गया बी ए सी। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसके अंदर आप नोटिस करें कि ए बी सी इज ए कोऑर्डिनेट इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है। तो ए डी और बी सी इक्वल हो गया, पहली चीज। तो ये हो गया ए डी और ये हो गया बी सी। तो पहली चीज हमने किया ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। दूसरी चीज क्या गिवन है, इसमें डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी ये वाला एंगल, और सी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है। यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, ये चीज इक्वल है, ठीक है। नोटिस कर रहे हैं डी ए बी और सी ए बी, डी ए बी एंड सी बी ए, ठीक है ना, डी ए बी एंड सी बी ए। सॉरी ये गलत मैंने मार्क कर दिया, डी ए बी और सी बी ए, सी बी ए होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया सी बी ए, तो ये रहा डी ए बी और ये रहा सी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब तीसरा क्या चीज बोल रहा है, तीसरा प्रूफ दैट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये सब प्रूव करने को कह रहा है। तो पहली चीज तो ये दो चीज, तीसरी साइड जो है ए बी, वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो साइड ए बी जो है हमने क्या लिख दी, कॉमन लिख दी। और ट्रायंगल हमने क्या कंसिडर किया है, ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, जैसे कि ए बी डी ये लिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नोटिस करें, ये ए बी डी लिया है और फिर बी ए सी लेंगे, याद रखना, इन ट्रायंगल एंड बी ए सी।
ए बी डी एंड बी ए सी। अब देखो यहाँ पे ये नोटिस करो, कोशिश करो कि ये साइड ए डी और ये साइड बी सी इक्वल हो गया है ना, ये गिवन है। ये एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, इक्वल हो गया, ये भी गिवन है। और ए बी साइड क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल हो गए। किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुए, वो कौन सी से कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। लेकिन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे, देखो यहाँ पे एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी लिख दो, डी ए बी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू। अब जो दूसरा एंगल लिखोगे ना, या दूसरा ट्रायंगल लिखोगे, उसके अंदर नोटिस करो कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल आएगा। तो आपने या तो सी बी लिख दिया या बी सी लिख दिया पहले, है ना, क्योंकि ए डी और बी सी ऐसे इक्वल आ जाएगा। और दूसरा है साइड, ए डी जो है वो बी सी के, और दूसरा है एंगल, यानी एंगल डी ए बी। डी ए बी किस एंगल के इक्वल है, बी के। तो एंगल बी बीच में आ रहा है, तो बची हुई साइड क्या हो गई, सी बी ए। तो आप नोटिस कर लो कि ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। हम यहाँ पे नोटिस करो कि ए बी और ए बी साइड कॉमन आ गई, डी ए और सी बी आपका इक्वल आ गया, और एंगल डी बी और एंगल सी बी तो वैसे इक्वल हो गया इसी कॉरस्पॉन्डिंग से। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अपने और क्या क्या चीज़ पता चली, अपने को यही पता चली कि डी बी है ना, ये जो है आपकी ये वाली साइड जो है डी बी, ये भी इक्वल हो जाएगी, डी बी और ए सी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। ऐसा करते हैं, अभी अपना टाइम लिमिट खत्म हो रही है, इसी क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, यहीं से, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय।